Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम लोग अनीस हुसैन के दी सेल चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे और ये MCQs इंपॉर्टेंट है फॉर एमडी कैप। MCQ नंबर 1 है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स हमें पता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल में ही सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। इवन ये ही बिल्डिंग ब्लॉक है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म का। हमें पता है कि सेल होता है, दैन टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरे ऑर्गेनाइज्म बनता है। तो ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट यूनिट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सो ऑफ कोर्स सेल में ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेल। एमसीक्यू नंबर 3 है, इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी सेल है कि किसी की वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म बन रहे होता है। सेल, टिश्यू एंड देन ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनाइज्म। एमसीक्यू नंबर 1 है, रॉबर्ट हुक रिपोर्टेड सेल स्टडी इन हिज फेमस पब्लिकेशन। हमें ये पता है कि सेल थ्योरी, सेल क्या होता है बेसिकली हमें पता है कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है और इसका मतलब होता है हॉलो स्पेस, एक ग्रीक वर्ड है। इस सेल टर्म को किसने पहली दफ़ा यूज़ किया था? वो थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने ही ये इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्राइब किया था और एक फेमस पब्लिकेशन में रिपोर्ट किया था सेल स्टडी को। उस पब्लिकेशन का नेम पूछ रहे हैं, आई डोंट नो किस बुक में लिखा हुआ है, बट करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोग्राफिया। ऐसे एमसीक्यूज नहीं आएंगे जो आपकी बुक में नहीं है। ऑफ कोर्स ये आपकी बुक में रिटन नहीं है, सेंड टेक्स्ट बुक में ये रिटन नहीं है। एमसीक्यू नंबर 2 है, ही स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर्ड सेल। सो सेल किसने डिस्कवर किया था? ऑफ कोर्स रॉबर्ट हुक ने किया था। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 3 है, ही बिलीव दैट ऑल लिविंग बींग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल। इन्होंने कहा हुआ है कि लिविंग बींग्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये कंसिस्ट करते हैं वेसिकल्स और सेल्स पे। ये हमारी बुक में नहीं बताया हुआ, दैट्स वाई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू नंबर 4 है, इन दिस ईयर रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टर्म यूज़ की थी सेल की और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल में एक स्फेरिकल बॉडी को। वो स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियस, और वो किस ईयर में किया था? 1831 में। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए। एंड वन मोर थिंग कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल टर्म को यूज़ किया था तो उन्होंने किया था 1665 में। Figure number 5 है, he hypothesized the new cell were formed only by the division of previously existing living cells। आपने एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा, वो थे रुडोल्फ विर्को, और उन्होंने ये कहा था कि सेल अराइज होता है ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। ये एक डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग से अराइज हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, रुडोल्फ विर्को। एमसीक्यू नंबर 6 है, दे आर बेसिकली सिमिलर बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सिटाइल। वर्सिटाइल का मतलब होता है बहुत, इसकी लाइक महदूद, हम बोलते हैं ना कि इसकी महदूद ताकत है, ये वर्सिटाइल है, बहुत बहुत फैला हुआ है। तो ये होता है सर ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एमसीक्यू नंबर 7, रिसोल्यूशन ऑफ द आई। ये भी आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, और ना तो लेंसेज के बारे में पूछेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है, डिस्पाइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी द प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स हैव अ कॉमन प्लान ऑफ। तो ना तो इनकी ओरिजिन सेम है, एक प्लांट एक एनिमल का, ना कंपोजिशन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम है, ऑर्गेनाइज्ड सेम हुए हैं, सेल से हुए हैं। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, द यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, दे कुड बी एज बिग एज। तो एक एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो बहुत ग्रेटली इन साइज होते हैं और एज बिग एज होते हैं ऑस्ट्रिच। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, और इसमें 20 to 40% लिपिड होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स चार्ज्ड पोर्स थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। ऑफ कोर्स हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो अराउंड सेल होती है और ये पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं वो भी चार्ज्ड पोर्स, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है मटेरियल्स की। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता तब भी ठीक था, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 4 है, इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स इन सेल प्रोसेस इज टर्म्ड एज। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोसेसेस होते हैं फेजोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस। यहाँ पे बात कर रहे हैं इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स, वो होता है फेजोसाइटोसिस। जबकि अगर सॉलिड लिक्विड मीडियम की बात करते हैं तो वो फिर होता है पाइनोसाइटोसिस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल है, विच सब्सटेंसेस कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर ईजिली। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 to 50% लिपिड होता है, दैट्स वाई ये जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास हो सकते हैं ईजिली एज कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये जो लेयर्स होती हैं ये बायलेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड की, दैट्स वाई। Part of cell membrane which is in contact with external or internal environment is, आपको पता है दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है फोबिक फेयर होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि नॉन पोलर लेयर होगी, और एक होती है हाइड्रोफिलिक, वो होती है पोलर लेयर। सो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा है जो कांटेक्ट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से, तो वो होती है पोलर हाइड्रोफिलिक, एंड जो एसोसिएट होती है विद द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जबकि जो हाइड्रोफोबिक है वो एंड्स होता है पैरेलल लेयर्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली कंपोज होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं एसोसिएट करते हैं विद दी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा, क्योंकि इनके पास लेकिन सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, दैट्स वाई सॉल्यूबल मॉलिक्यूल जो वाटर लिपिड सॉल्यूबल होता है वो इजीली पास कर सकता है। MCQ number 8 है, which of the following function is not performed by the cell of a plant cell? So regulation of material, active transport, transport of material or phagocytosis is not performed by the cell membrane. Cell membrane of plant cell क्योंकि उनके पास एक फोर्थ component होता है, यूकैरियोटिक सेल में 3 मेजर पार्ट्स होता है और फोर्थ कंपोनेंट सबसे डिफरेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल होता है, दैट्स वाई फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मटेरियल की रेगुलेशन हो सकती है और ट्रांसपोर्ट हो सकता है मटेरियल, बट नॉट फेगोसाइटोसिस। लाइक इनगल्फ नहीं कर सकते सॉलिड पार्टिकल्स को बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। ओके, MCQ नंबर 9 है, कंसर्निंग एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी, फेगोसाइटोसिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले तो पता होना चाहिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ऑफ कोर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये मतलब है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल का, बट लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट इसका अपोजिट होता है, उसमें हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती और हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही होती है। उसी के दो पार्ट होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी नीड होती है। नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नीड होती है क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। बाय ऑफ कोर्स जब लो से हाई में जा रहे हैं तो कंज्यूम होगी एनर्जी। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। फेगोसाइटोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नो, फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस ये दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पार्ट हैं। ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी, यस ऑफ कोर्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए। और ऑप्शन डी है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी। नो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती क्योंकि हायर से लोअर कंसनट्रेशन में विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस हो रहा होता है। MCQ number 10 है, the dash model of plasma membrane suggests that proteins are embedded in lipid bilayer। आपने ये पढ़ा होगा कि जो स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट्स है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की इन द फ्लूइड मॉडल वो लाइक आइसबर्ग्स इन द सी है, क्योंकि जो प्रोटीन है ये मोज़ेक है। क्यों इसको बोल रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? क्योंकि जो प्रोटीन है ये मोज़ेक है और ये जो लिपिड है ये फ्लूइड है, दैट्स वाई इसको आइसबर्ग्स इन द सी भी कहता है। करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
ओके, एमसीक्यू नंबर 11 है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन अ फ्लूइड डैश बायलेयर। बायलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायलेयर होती हैं और वो किससे बनी हुई होती हैं? फॉस्फोलिपिड से। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में किस चीज़ से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है? कौन कौन से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं या फिर कंपाउंड होता है? तो प्रोटीन से बनी होती है, उसमें लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट नॉट प्रोलीन। प्रोलीन क्या है? प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, एक बायलेयर है जो इंटर स्प्रेड होती है with protein. Okay, next MCQ है which of the following is characteristic of phospholipid of plasma membrane. Of course ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कंसिस्ट करती है लिपिड बाय लेयर पे, डबल लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है जो इंटर स्पर्स्ड होती है विथ प्रोटीन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। वन हेड होता है, टू लेयर्स होती हैं, ऐसे बनी हुई होती है ना ये लेयर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल्स। नॉन पोलर का मतलब है ये हाइड्रोफोबिक एंड्स होता है, जबकि पोलर का मतलब है हाइड्रोफिलिक एंड्स होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है, बहुत ईजी है। मूवमेंट ऑफ सोडियम अक्रॉस एक्सॉन मेम्ब्रेन वेयर सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है हमने पढ़ा था नव इम्पल्सिस में, एक्शन पोटेंशियल होता है और उसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और कैल्शियम पंप होता है। इनकी जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो बिकॉज ऑफ एनर्जी हो रही होती है, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में मूवमेंट हो रही होती है। करेक्ट ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है इफ द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज लार्जर और इट हैज़ पोलैरिटी द सुइटेबल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी। तो साइज ऑफ पार्टिकल लार्ज है और पोलैरिटी भी है, तो सुटेबल मेथड ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा? ऑफ कोर्स डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सो हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है कि ये एक टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये अकर होता है स्पॉन्टेनियसली, लाइक मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ज़्यादातर एग्जांपल क्या होती है? ज़्यादातर एग्जांपल होती है डिफ्यूजन की गैसेस की। रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूज इन भी होती हैं, आउट भी होती हैं ऑफ दी सेल। सो दैट्स वाई डिफ्यूजन होती है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में थोड़े से ये डिफ्यूजन तो हो रही है, हाई मॉलिक्यूल से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में तो मूवमेंट हो रही है, बट वो कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स वाई उनको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये जो लिपिड है ना, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ नीचे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इसकी वजह से डिफ्यूजन हो रही होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बी, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल जब लार्ज होगा तो उसके लिए एक सुइटेबल मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन का और वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कैरियर प्रोटीन के ज़रिए हो रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मैंने अभी कहा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। ये कैरियर प्रोटीन्स के पास रिसेप्टर होता है जहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एग्जांपल आती है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स की। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसकी जो डिफ्यूजन होगी वो होगी थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। और ये कौन सी डिफ्यूजन है? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इंसुलिन क्या करता है? एक प्रोटीन होता है जिसको एक्टिवेट करवा देता है एंड देन वो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन ही है बट इसमें थोड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक चार्ज भी होता है, तभी हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एमसीक्यू नंबर 4 है द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड substances within the cell are engulfed and digested within the lysosome is known as unwanted substances within the cell are engulfed। ये एंडोसाइटोसिस है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, जबकि अगर इनगल्फ ना कर रहे हो जबकि बाहर निकाल रहे हो तो वो एक्सोसाइटोसिस होगा। एंडो और एक्सो में यही फ़र्क होता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। जबकि एमसीक्यू नंबर 5 भी एग्जैक्टली सेम ही है, उसका आंसर भी एंडोसाइटोसिस है।
द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जब हम सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे थे तो वो क्या था, वो फेजोसाइटोसिस था, जबकि इनटेक हो रही है लिक्विड मटेरियल की। करेक्ट ऑप्शन होगा पिनोसाइटोसिस भी इसको कहते हैं, पाइनोसाइटोसिस भी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। कैरियर प्रोटीन हम इतनी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, ये फैसिलिटी डिफ्यूजन में होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 8 है नेगेटिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स आर यूज्ड विथ विच यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। देखें इसमें भी कैरियर प्रोटीन का ही वर्ड यूज़ होता है, बट इसमें एनर्जी भी यूज होगी क्योंकि डिफ्यूजन में पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है और वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रही थी, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी यूज होगी क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रही होती है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स लोअर से हायर में जा रहा है, ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग थी सेल की। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल में हम ये बात करते हैं कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो प्लांट में होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल बस्ट नहीं हो सकता। ये फर्स्ट टर्म यूज़ करी थी रॉबर्ट हुक ने। नॉन लिविंग होती है और सिक्रीट होती है बाय प्रोटोप्लाज्म। थिकनेस में वेरी कर रही होती है, कंपोजिशन सबकी डिफरेंट होती है, प्लांट में है, बैक्टीरिया में है, फंजाई में है, एल्जे में है, तो सबकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है और आपने याद करनी होती है। ठीक है, तो ये सिक्रीट होता है बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ऑफ कोर्स सेल वॉल। एमसीक्यू नंबर 2 है द डैश इज फर्स्ट फॉर्म्ड इन बिटवीन द वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। तो मिडल लैमेला फर्स्ट ऑब्जर्व्ड होता है, इसको हम सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास पूरा सेल वॉल बनता है। लाइक ये जो फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट होती है वो वर्क करती है सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स, इसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। और इसी की वजह से आगे हमारे पास कंपोजिशन हो रही होती है, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल के अंदर सेल वॉल बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी मिडल लेमेला, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सीमेंटिंग लेयर के तौर पे बिहेव करता है। एमसीक्यू नंबर 3 है दिस इज कंपोजिशन ऑफ this is composed of cellulose and some deposition of pectin and hemicellulose। आपको है ना कंपोजिशन ज़रूर पता होनी चाहिए, प्राइमरी की भी और सेकेंडरी की भी। ये जो मिडल लैमेला होता है ये कंपोज होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। ठीक है, जबकि जो प्राइमरी वॉल होती है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल का, ये बनता है हेमीसेलुलोज सेलुलोज से। यहाँ पे कहा हुआ सेलुलोज एंड सम डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, ऑफ कोर्स वी प्लांट सेल वॉल है। जबकि जो सेकेंडरी वॉल होती है वो बनती है बाय लिग्निन, तो सेलुलोज। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइमरी वॉल। ओके, एमसीक्यू नंबर 4 है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लेक सेलुलोज इट्स स्ट्रेथनिंग मटेरियल एज। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे कंपोजिशन पूछ रहे हैं कि कंपोजिशन आखिर है क्या बैक्टीरिया सेल टाइप की, तो वो होती है पेप्टोग्लाइकन, और पेप्टोग्लाइकन को ही हम म्यूरिन भी कह रहे होते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, फंगल सेल वॉल कंटेन्स, तो फंगल सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, वो काइटिन से बनी हुई होती है। प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। एलजे भी सेलुलोज से बना हुआ होता है, जबकि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होता है वो भी सेलुलोज से बने हुए होता है। तो ये कंपोजिशन याद रखनी है, एक जगह चार्ट बना के याद करें इसको। करेक्ट ऑप्शन इज ए काइटिन। ओके, अब कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। प्लांट सेल वॉल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इन कंटेनिंग, ऑफ कोर्स दोनों में एक ही डिफरेंस होता है और वो होता है सेल वॉल का। करेक्ट ऑप्शन होगा डी सेल वॉल, क्योंकि एनिमल सेल में एक आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, और ये सेल वॉल किससे बनता है, प्रोटोप्लाज्म से बनता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एमसीक्यू नंबर 7 है द इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड, इसको हम स्लाइम कैप्सूल भी कहते हैं। ये एक्चुअली प्रोकैरियोट्स का एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 8 है पेप्टोग्लाइकन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सो पेप्टोग्लाइकन सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, पेप्टोग्लाइकन म्यूरिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन है सी बैक्टीरियम, जबकि अगर यहाँ पे प्रोकैरियोट्स लिखा होता तब भी हम बैक्टीरिया कंसिडर करते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया।
ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है अबाउट साइटोप्लाज्म। एमसीक्यू नंबर 1 है द सॉल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ये सॉल्यूबल पार्ट कहलाता है सेंट्रोप्लाज्म। और इसके अदर टू रीजन्स होते हैं, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन। जो आउटर रीजन होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं या हम साइटोजेल भी कहते हैं। ये क्लियर पार्ट होता है नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि जो एंडोप्लाज्म है वो नियर होता है ऑफ कोर्स न्यूक्लियस, और इनर पार्ट है एक विस्कस लाइक सॉल्यूशन है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, साइटोप्लाज्म। एमसीक्यू नंबर 2 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ। आपको पता है कि एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, वो हेल्प करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन में, वही हेल्प करता है लिपिड की प्रोडक्शन में। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बी, प्रोटीन। एमसीक्यू नंबर 3 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हेल्प्स इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली लिपिड। मैंने अभी कहा कि ये हेल्प करता है लिपिड की मेटाबोलाइजेशन में। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यू नंबर 4 है पैलेट 1955 वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी दैम। सो एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं पैलेट, इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था राइबोसोम को, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ की थी सेल। लाइसोसोम में एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनको हम ड्यूफ कहते हैं, और गोल्जी अपैरेटस, ऑफ कोर्स गोल्जी पे नाम रखा गया उस साइंटिस्ट से, गोल्जी। ये आपने याद रखना है, ये पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है अबाउट न्यूक्लियस एंड सेल, बट पंजाब में राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस सब के बारे में बताया हुआ, तो एक दफ़ा ज़रूर बस पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 5 है द लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक सेल सेडिमेंट्स एट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्स आपने याद करने हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा हुआ है कि लार्जर सब यूनिट क्या है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल आ जाती है हमारा प्लांट और हमारे एनिमल्स, एनिमल सेल, और प्रोकैरियोट्स में ऑफ कोर्स बैक्टीरिया आ जाता है। तो ये जो राइबोसोम्स होता है ना, ये स्मॉल और लार्ज भी होता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स है उसमें 80s होता है। लार्जर होता है 60 और स्मॉलर होता है 40। यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यूकैरियोटिक राइबोसोम सेडिमेंट्स में लार्जर होता है 60। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। ये याद रखना है कि पॉलीसोम होता है वो ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो अटैच होता है सिंगल मैसेंजर आरएनए से, उसको हम पॉलीसोम्स कहते हैं। और ये बुक ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू है द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज दी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस में, और इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरआरएनए। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। गोल्जी अपैरेटस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोल्जी एंड एयर। पूछा हुआ ये नहीं पूछा जाता ना, तो आपकी बुक में रिटन है, दैट्स वाई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से कॉल्ड क्रिस्टर्ने। जबकि अगर हम बात करें अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया तो वहाँ पे हमें पता है कि कुछ इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स होती हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टे। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। एमसीक्यू नंबर 10 दीज क्रिस्टर्ने टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड। तो वो बनाती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। लाइक मैं आपको ज़रा स्ट्रक्चर्स का बता देती हूँ। एक सिंगल सिस्टर्ने सेक की बात कर रहे हैं, वो एक गोल्जी बॉडी है। अगर उसका क्लस्टर बन जाए, स्टॉक बन जाए, तो उसको हम गोल्जी अपैरेटस कहेंगे, जो ऑफ कोर्स एसोसिएट होता है विद द वेसिकल, विद सेटल वेसिकल्स। ये वेसिकल ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल सब्सटेंसेस को विद इन दी गोल्जी अपैरेटस। और देन हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं कि जो गोल्जी अपैरेटस में जब एसोसिएटेड वेसिकल्स आ जाएंगे और मतलब ऐड करेंगे तो कंबाइन स्ट्रक्चर बनेगा, और इस कंबाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोल्जी
यहाँ पे हमारे पास पूछा हुआ है these cisternae together with associated vesicles are called। so of course जब vesicles के साथ वो associate कर गए, associate मतलब होता है ऐड, जब वो ऐड हो गए तो कंबाइन स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आई होप कि एमसीक्यू समझ आ गया होगा। MCQ number 11 है the secretions are converted into finished product are packed inside membrane before export by। तो ये secretions आपने गोल्जी apparatus में ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लें, इसमें आपने याद रखना है फंक्शन क्या होता है इसका। ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि सेल सिक्रीशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। प्लांट सेल में इसको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं क्योंकि इनका रोल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। यहाँ पे से वर्से पूछा हुआ है कि सिक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट आर पैक्ड इनसाइड मेम्ब्रेन एक्सपोर्ट बाय। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही होती है, सेल सिक्रीशन हो रही होती है गोल्जी अपैरेटस में। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गोल्जी अपैरेटस। MCQ नंबर 12 है ही आइसोलेटेड फर्स्ट आइसोलेटेड लाइसोसोम एज अ सेपरेट कंपोनेंट। मैंने अभी कहा था ड्यूब साइंटिस्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, MCQ नंबर 13 है द persist enzymes are budded off as Golgi vesicles and are called as। लाइसोसोम के बारे में पूछा हुआ है, प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम दोनों में फ़र्क होता है। लाइसोसोम का मतलब है कुछ स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज़ होती हैं और लाइसिस करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं बॉडीज़ को। लाइसोसोम मतलब ब्रेक डाउन बॉडीज़, इसका ये मतलब है। इसमें कुछ एंजाइम्स होता है लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं बाय गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, ये भी MCQs में पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो होते हैं बाय गोल्जी बॉडीज़। अब सेकेंडरी और प्राइमरी के बारे में पूछा हुआ है, सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइमरी लाइसोसोम्स, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम्स हम कहते हैं न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स बिफोर स्टार्ट इट्स फंक्शन, जबकि वो लाइसोसोम जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। बडेड ऑफ। MCQ नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइमरी लाइसोसोम्स। MCQ नंबर 14 है दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। अभी आपने सम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस पढ़नी है, उसमें टेसेक डिजीज़ होती है, गॉचेस डिजीज़ और क्रेब्स डिजीज़ होती हैं। ये होती हैं बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम एक इम्पॉर्टेंट वे है जिसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिक बैलेंस ऑफ दी सेल। अगर ये लाइसोसोम्स नहीं है या अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कुछ डिजीज़ेज हो जाती हैं जिसको हम हेरिडिटी या कॉन्जिनाइटल डिजीज़ेस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा लिपिड, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में। बट यहाँ पे डिज़ीज़ का नाम पूछा हुआ है। अच्छा, टेसेक डिजीज़ होती है, गॉचेस डिजीज़ और क्रेब्स डिजीज़। क्रेब्स डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें माइलिन शीथ की लॉसनेस हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन होती है इसमें। गॉचेस डिजीज़ में स्प्लीन और लिवर की इनलार्जमेंट हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन इसमें भी होती है और इल्यूजन होती है लॉन्ग बोन्स की। जबकि टेसेक डिजीज़ में ब्लाइंडनेस होती है, टेसेक टी से आ रहा है, डेथ हो जाती है बाय एज ऑफ 3 और मेंटल रिटार्डेशन होती है। और एक और चीज़ होती है, इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। करेक्ट ऑप्शन इज बी, टेसेक डिजीज़। Accumulation of dash in brain cells lead to the mental retardation and even death। So ये करेक्ट ऑप्शन है लिपिड, सी। ओके, नेक्स्ट MCQ है Diouf and co-workers isolated there in 1965 particles from liver cells and other tissues which were enriched with some oxidative enzymes। यहाँ पे Diouf आ गया। अब हम समझेंगे कि लाइसोसोम करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन बोला हुआ है नॉट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इन्होंने कहा हुआ है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन करेंगे। तो पेरेक्सोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रोबॉडीज़ होती हैं जिनके पास कुछ एंजाइम होते हैं। लाइक कैटेलेज की बात करें हम, तो ये कैटेलेज क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म करता है बाय ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एंड देन ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है तो ये इमीडिएटली ब्रोकन डाउन हो जाता है टू वाटर बाय द एंजाइम कैटेलेज। तो हमने पेरेक्सोसोम की बात करनी है क्योंकि जो लाइसोसोम होता है उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जबकि इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में बहुत काम आते हैं क्योंकि जो पेरेक्सोसोम है ये कंटेन करता है एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं टॉक्सिक कंपाउंड्स को लाइक अल्कोहल वगैरह। तो ये ज़्यादातर लिवर और किडनी में प्रेजेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए।
MCQ नंबर 17 है, दे आर मोस्ट abundant plant seedling which rely upon stored fatty acids to provide them with the energy and material to being the formation of a new plant. ग्लेक्सोसोम याद रखिएगा, अनदर टाइप है माइक्रोबॉडीज़ की, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रोबॉडी है और ये फाउंड होती है ओनली इन प्लांट्स एंड यीस्ट। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रेक्सोसोम ही है, स्पेशलाइज्ड प्रेक्सोसोम है जिसको हम कह रहे हैं ग्लेक्सोसोम्स, और फाउंड होता है इन दी फैट स्टोरिंग टिश्यूज़। ये जो ग्लेक्सोसोम है ये क्या करता है, ये कंटेन करता है एंजाइम जो इनिशिएट करते हैं कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू शुगर। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, ग्लेक्सोसोम्स। एमसीक्यू नंबर 18 है, दे आर द साइट्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट। मैंने अभी कहा कि फैटी एसिड की कन्वर्जन होती है फैटी एसिड के इनटू शुगर, सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लेक्सोसोम्स। एमसीक्यू नंबर 19 है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग इनटू द इनर चैम्बर मैट्रिक्स फॉर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वो लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता, बट इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है और वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक फोल्डिंग होती है इनर मैट्रिक्स में, उसका नाम होता है क्रिस्टे। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो ऑफ कोर्स हमने क्लोरोप्लास्ट और डीएनए के बारे में बात करी है कि ये दोनों ही ऑटोनॉमिक होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये अपने ऊपर भी 50% डिपेंड करते हैं और दूसरे के ऊपर भी 50% डिपेंड करता है। इनके पास अपना डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, दैट्स व्हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं बाय सेल्फ। करेक्ट ऑप्शन इज बी, आरएनए। MCQ नंबर 21 है, द इनर सर्फेस ऑफ क्रिस्टीन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज, उसको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने डिटेल में करना है क्योंकि ये पूछा जाता है। MCQ नंबर 22 है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन इन it is larger number of enzymes, coenzymes and organic and inorganic salts which help in several vital metabolic activities like। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एमसीक्यू नंबर 23 है, aerobic respiration fatty acids metabolism are functions of aerobic respiration होती है fatty acids like lipid metabolism सब परफॉर्म हो रहा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फंक्शंस पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इवन ये भी पूछा जाता है कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम में जो वो पार्ट जो मैसेंजर आरएनए से कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये सब पूछा जाता है, आपने ज़रूर याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 24, मेम्ब्रेन बाउंडेड mostly pigment containing bodies present in the cells are called pigment containing, एक ही है chloroplast। correct option is D, plastids। MCQ नंबर 25 है, chlorophyll molecule resembles with the, so chlorophyll molecule resemble करता है with the mitochondria क्योंकि दोनों ही autonomous होते हैं 50%, semi autonomous होते हैं like 50% अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। RNA भी होता है, DNA भी होता है। MCQ नंबर 26 है, क्लोरोप्लास्ट वेरी इन दियर शेप एंड साइज विद द डायमीटर ऑफ अबाउट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स एक ही बात है और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि डायमीटर होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। यस, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, माइक्रोमीटर, 4 to 6 माइक्रोमीटर। MCQ नंबर 27 है, ईच ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय द नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड। ग्रेनम क्या होता है और थैलेकोइड्स क्या होता है। थैलेकोइड्स 50 थैलेकोइड से मिला के बनता है ग्रेनम और ग्रेनम में होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जबकि स्ट्रोमा जो लिक्विड होता है अराउंड थैलेकोइड या ग्रेनम उसको हम कहते हैं, वो होता है स्ट्रोमा और वहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली बस इन्होंने ये कहा है कि इंटरकनेक्ट होते हैं विद ईच अदर बाय नॉन ग्रीन पार्ट, और वो क्या होता है, तो वो होता है इंटरग्रेनम या इंटररेग्नम। करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 28 है, द इम्पार्ट कलर्स टू दी प्लांट्स अदर देन ग्रीन। तो अदर देन ग्रीन के बारे में बात हो रही है। और जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में।
क्रोमोप्लास्ट थीम प्रोवाइड करता है कलर अदर देन ग्रीन लाइक इनसाइड फ्रूट्स फ्लावर्स हेल्प इन पॉलिनेशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, हेल्प करता है स्टोरेज में, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, अंडरग्राउंड प्लांट्स में होता है ज़्यादातर रूट्स वगैरह। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लास्टेट्स, ये ग्रीन कलर्ड होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 29 है दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पॉलिनेशन में क्योंकि कलरफुल होता है, कलरफुल होंगे तभी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 30 है कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो रहा है और ये टोटल साइटोप्लाज्म के 77 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो सेल्स विदाउट न्यूक्लियोलाई डाई बिकॉज दे डू नॉट पजेस। एमसीक्यू नंबर ऑप्शन ए है सेंट्रियोल्स एंड आर unable to undergo cell division, lysosomes and are unable to destroy worn out organelles, mitochondria and are unable to obtain energy, ribosomes and are unable to perform manufacture proteins. Cells without nucleoli die because they do not possess. न्यूक्लियस होता है सेल में एंड देन न्यूक्लियोलाई होता है। तो ये जो न्यूक्लियोलाई है ना, ये स्फेरिकल बॉडी होती है विद इन द न्यूक्लियस और यहीं पे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है। इसीलिए आपने याद रखना है कि सेल्स विदाउट न्यूक्लियोलाई डाई हो रहा होता है क्योंकि उसके पास फिर राइबोसोम्स नहीं होते और राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइबोसोम्स। एमसीक्यू नंबर 31 है इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म इन ह्यूमंस। तो ये प्रोटीन है सिलेवरी अमाइलेज और ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 32 है दीज प्ले वाइटल रोल इन डिफेंस एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। ऑफ कोर्स लाइसोसोम जिनके पास हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स होता है यही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, लाइसो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है दे प्ले वाइटल रोल इन डिफेंस एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। आपको पता है कि लाइसोजाइम्स एक एंजाइम है जो डिफेंस एक्टिविटी करता है मैक्रोफेजेस की। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यू नंबर 33 है डैमेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली किल्स द सेल वेदर इट्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कोई पहुंच जाए तो वो इमीडिएटली किल कर देता है सेल को और इसका ये मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म चला जाएगा। साइटोसोल भी होता है वहीं पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सेल में, तो दैट्स वाई। एमसीक्यू नंबर 34 है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉजेज फ्लो ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, ग्लूकोज सॉल्ट्स में मूव कर रहे होते हैं और लाइसोसोम्स भी कर रहे होते हैं बट नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपने ना डिटेल में पढ़ना है और आपने ये पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं। ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है और ये कॉन्टीन्यूअस मोशन में होता है। आप इसको देखेंगे कि लिविंग सेल्स में कॉन्स्टेंट मोशन कर रहा होता है। दैट्स वाई इसको हम सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर भी कर रहा होता है। तो ये आपने फंक्शन ज़रूर पढ़ना है। एमसीक्यू नंबर 35 है दे हेल्प टू एमसीक्यू नंबर 35 है दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। हमने डिटॉक्सिफिकेशन करी थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन होता है ये। करेक्ट ऑप्शन इज बी इन गोल्जी अपैरेटस क्रिस्टर्नी आर थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश फेस। कॉन्वेक्स टू कनकेव होता है, ये आपकी बुक में नहीं है लिखा हुआ है तब पूछा भी नहीं जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी बट ये पूछा नहीं जाएगा। एमसीक्यू नंबर 37 है इट इज़ मिसमैच विथ रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमें पता है आउटर भी होता है क्योंकि डबल लेयर है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल होता है और न्यूक्लियस भी और क्लोरोप्लास्ट भी। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन एफन पार्टिकल्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कीमियोस्मोसिस है जबकि इनर मेम्ब्रेन इनकी सरफेस एरिया। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना वो होगा लाइक आउटर मेम्ब्रेन कीमियोस्मोसिस नहीं करती। जब माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास मैसेंजर आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, डबल लेयर ऑर्गेनील होता है, इसको हम सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं। इनकी शेप भी वेरी कर रही होती है।
ये फंक्शन ये होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स लाइक जो मैट्रिक्स है उसमें क्रेब्स साइकिल भी परफॉर्म हो रही होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसी की वजह से हो रही होती है। ये ऑफ कोर्स इसके पास अपना डीएनए है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो एटीपी की भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर रहा होता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। और इसके पास काफ़ी सारे लाइक अगर हम बात करें F1 पार्टिकल की, तो F1 पार्टिकल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो रही होती है क्योंकि एंजाइम भी होता है। तो यहाँ पे सिवर्सिवन का क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे सिवर्सिवन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। जब हमने एटीपी की फॉर्मेशन पढ़ी थी फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो हमने ये पढ़ा था कि कीमोस्मोसिस की वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। कैसे? केमिकल और ऑस्मोटिक इवेंट ज्वाइंट होते हैं टू परमिट एटीपी सिंथेसिस, उसको हम कहते हैं कीमोस्मोसिस। बट ये जो लाइव रिएक्शन है ये मैट्रिक्स में नहीं हो रहा होता, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा होता। कहाँ पे हो रहा होता है लाइव रिएक्शन? आप ये कमेंट करेंगे क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है।